तो सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले की। जो एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है, उससे कई सारे सियासी दल हताश हुए हैं, तो तमाम लोग इस पर खुश भी हैं। और सबसे खास बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने वंस एंड फॉर ऑल इस पूरे मुद्दे को साफ कर दिया है। एसआईआर पर भ्रम की सियासत पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। चुनाव करवाना और वोटर लिस्ट बनाना चुनाव आयोग की मुख्य जिम्मेदारी है, लेकिन कांग्रेस, राजद, टीएमसी सहित विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट में यह मांग करते दिखे कि एसआईआर गैर संवैधानिक है। लेकिन अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमारा निष्कर्ष है कि एसआईआर संविधान और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरता है। यह जितना विस्तृत काम है, उसके मद्देनजर चुनाव आयोग को नियम और प्रक्रिया तय करने का अधिकार है। चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं करता, हालांकि वो संदिग्ध लोगों का मामला केंद्र सरकार को भेज सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर पर आपत्ति वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए साफ साफ कहा कि चुनाव आयोग ने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। एसआईआर कवायद पूरी तरह से वैध है। इस तरफ विपक्ष के भ्रम फैलाने की तमाम कोशिशों पर और एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि संवैधानिक व्यवस्था और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कहना गलत है कि एसआईआर कराकर चुनाव आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र में से बाहर जाकर कोई काम किया है। मतदाता सूची को अपडेट करना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का हिस्सा है। यह आयोग का संवैधानिक दायित्व है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल इस आधार पर एसआईआर की कार्रवाई को कानून के खिलाफ नहीं कहा जा सकता कि इसकी प्रक्रिया सामान्य वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया से भिन्न है। एसआईआर संविधान में नई जान फूंक देता है। इसका संबंध निष्पक्ष चुनाव से है। चुनाव आयोग के पास एसआईआर कराने की शक्ति है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मतदाता सूचियों की सत्यनिष्ठा, सटीकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने देश के संवैधानिक संस्थाओं के निष्पक्ष दायित्व को राजनीतिक बहस से दूर कर दिया है। बड़ा सवाल यह है कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया से 65 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया गया, लेकिन महीनों तक मोहलत देने के बावजूद किसी जेन्युइन वोटर ने या किसी राजनीतिक दल ने यह शिकायत दर्ज नहीं की कि अमुक वोटर्स को वोट देने से रोका जा रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट चोरी की यात्रा निकाली, लेकिन जनता ने तब भी एसआईआर को सही माना था। यह अलग बात है कि इसे समझने में ममता बनर्जी गच्चा खा गई और सुप्रीम फैसला आने से पहले बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को अपना फैसला सुना दिया था। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने एक वीडियो संदेश जारी करके कुछ संदेश दिया है। दरअसल आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है ज्ञानेश कुमार ने। First step for national building is voting. Therefore, every citizen of India who has completed 18 years of age should become an elector and should always vote. In accordance with the Constitution of India, electoral laws, rules and instructions issued therein, the Election Commission of India was, is and will always be with the voters. Jai Hind. तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का यह वीडियो दरअसल पुराना है, इसको पहले वो पोस्ट कर चुके थे, लेकिन ये एक बार फिर से उन्होंने पोस्ट किया है। और चूंकि इसकी जिसको कहते हैं कि आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आज ये ज़्यादा मौजूद दिख रहा है, इसलिए भी इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, आइए ये भी सुनाते हैं आपको। After a decisive and massive defeat in Bihar and West Bengal, and after their nefarious design to instigate anarchy in the country and getting no response, so that was a moral defeat
now on the floor of the Supreme Court, there is a complete rejection by Supreme Court on their plea on SIR. Now this can be termed as the constitutional defeat. और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को संवैधानिक बताया है। क्या कुछ कहा अश्विनी उपाध्याय ने, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज एसआईआर के ऊपर जजमेंट आ गया है। जो इलेक्शन कमीशन की दलीलें थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, जो हमने दलील दिया था उसको भी एक्सेप्ट किया है। और जो विपक्षियों के द्वारा जो लगभग 20 से ज़्यादा पीआईएल फाइल की गई थी और अलग अलग तरीके से आरोप लगाए गए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल खड़े किए गए थे, जो प्रोसीजर अपनाया गया उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए थे। कुछ लोगों ने तो ये भी दलील दिया कि एसआईआर ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल इलीगल है। उन सारे आरोपों को नकार दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एसआईआर बिल्कुल संविधान के अनुरूप है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुरूप है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल के अनुरूप है और ये एसआईआर बिल्कुल आवश्यक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि कोई भी गलत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। और टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी का कहना है कि बिहार एक खास दायरे में सीमित रखा गया था। बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विश्लेषण करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह ताजा फैसला केवल और केवल बिहार के मामले के लिए था। बिहार का जो एसआईआर को चैलेंज किया था उनमें एक जजमेंट हुआ है। उनमें बोला है बिहार में जो प्रोसीड्यूर को ठीक से किया है। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला है, जिस लोग को इलेक्शन कमीशन डिलीट कर देता है नॉन सिटीजन मुताबिक, वो नॉन सिटीजन बोलने का कोई अधिकार इलेक्शन कमीशन का नहीं है। तो अभी भी अपने अपने तरीके से इस फैसले को रिव्यू करने की या उसका विश्लेषण करने की कोशिश की जा रही है। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम आपको ये भी बताएं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीदी फरिंगी महली ने इस फैसले का स्वागत किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर एक लीगल प्रोसेस है, वैध है, तो जाहिर सी बात है इसमें किसी को कोई भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। बस मसला ये है कि एसआईआर में जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में और एलिजिबल वोटर होने के बावजूद भी शामिल नहीं हुए हैं, मसला ये है कि उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हों जिससे कि वो अपने वोट देने का जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक हक और इख्तियार है वो उनको हासिल हो सके। राज्यसभा सांसद मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको भी सुनते हैं। हमारी चिंता किस बात की थी और आप लोग भी वाकिफ हैं, आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं, महज चंद 100 लोगों के हक में उनका इंक्लूजन हुआ। हमारी इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। उन सब से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ दुष्यंत नागर भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। अनिरुद्ध प्रताप सिंह और दुष्यंत नागर जुड़ेंगे। दुष्यंत नागर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अनिरुद्ध प्रताप सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और विकास सारथी हमारे वरिष्ठ संवाददाता, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले विकास सारथी का रुख करेंगे और उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या मुख्य फैसला था। क्योंकि विकास, आपने देखा होगा, बाइट्स में भी सुना होगा कि इस फैसले से, चूंकि इसके दूरगामी राजनीतिक संदेश भी हैं इसमें छिपे हुए हैं, अपने अपने हिसाब से लोगों के लिए जा रहा है मैसेजेस, तो अभी से उसको कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि तोड़ना मरोड़ना चालू हो गया है। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फैसला सिर्फ बिहार के लिए था। क्या ऐसा था या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ चीजें तो बिल्कुल साफ कही हैं? देखिए, बिल्कुल कुछ चीजें बिहार के संदर्भ में है, क्योंकि जो याचिकाएं शुरू में आई थी वो बिहार को लेकर के आई थी, लेकिन जो एसआईआर को लेकर के एक जनरल प्रिंसिपल जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है। अब ये आप नहीं कह सकते कि बिहार एसआईआर के मामले में ये फैसला है, ये एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर के फैसला है। कुछ डायरेक्शंस बिहार से जुड़ी हैं
जैसे सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्शन जो बिहार से जुड़ी हुई है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखें कि चुनाव आयोग ने खुद नहीं कहा था कि वो नागरिकता तय कर रहा है, वो केवल ये कह रहा था कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये व्यक्ति भारत का ही नागरिक होना चाहिए, नहीं होगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन हम उसको वोटर लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे अगर हमें संदेह होगा। ये स्टैंड इलेक्शन कमीशन का था। लेकिन बिहार के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे जाकर ये कहा है कि चुनाव आयोग के पास जो डेटा है, जहां उनको ये लगता है गंभीर रूप से कि ये व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, अब वो इस डेटा को सेंट्रल गवर्नमेंट को के पास भेजें। और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पूरा मसला होता है नागरिकता को लेकर के नियम कानून बनाना या सुनिश्चित करना, तय करना। उस डेटा पर जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है सेंटर की, यानी होम मिनिस्ट्री और उनके जो ट्रिब्यूनल होते हैं सिटीजनशिप को लेकर के, वो उचित कार्रवाई करें। ये बिहार एसआईआर के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का अलग से निर्देश है। बाकी जो बातें हैं सैद्धांतिक तौर पर वो पूरी एसआईआर जी, सैद्धांतिक तौर पर पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, संवैधानिक रूप से सही ठहराया है। हम आपके पास वापस आने की कोशिश करेंगे। विकास सारथी हमारे साथ, अनिरुद्ध प्रताप सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपसे अगर इस बात को समझने की कोशिश करें कि इसके क्या दूरगामी राजनीतिक परिणाम होंगे, क्योंकि क्या संदेश जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि एसआईआर की अगर बात करें, इसको लेकर के जितना घमासान मचा हुआ था, जनता का फैसला तो बहुत पहले बिहार में और बंगाल में आ गया, तो एक तरह से नैतिक हार आज हुई है, संविधान की कसौटी पर आज हार हुई है। कैसे आकलन करेंगे इसका? निखिल, अभी आपकी रिपोर्ट में जो कल्याण बनर्जी का मैं सुन रहा था, तो पहले मैं ये बता दूं उसमें कि जो बिहार का ये एसआईआर पे जो ये 20 अलग अलग पार्टियों, एनजीओ और सारे लोगों का जब ये आई थी याचिका ये सारी, तो उसमें टीएमसी भी थी जी। तो पहले तो ये क्लियर कर लें, अगर ये बिहार का ही एसआईआर था तो फिर टीएमसी का क्यों था उसमें याचिका। दूसरी बात है कि इसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुप्रीम फैसला दिया है वो एक तरह से आप समझिए कि पूरे विपक्ष की और उनके सियासत को कम से कम आईना दिखा दिया है। अगर आप ये देखिए कि डे फर्स्ट से जब एसआईआर के पहला शुरू हुआ था ये अभियान बिहार से, तब आप देखिए कि राहुल गांधी से लेके तेजस्वी और पूरे जो उनके महागठबंधन थे, उन्होंने लगातार बिहार में वोट चोरी यात्रा शुरू की थी। और अगर उनका बस चलता तो वो लोगों को सड़क पे उतार देते थे। अगर बस चलता ममता बनर्जी का तो पूरे बंगाल में खून खराबा कर देती। यह बात बार बार ये बात कही जा रही थी कि एसआईआर सिर्फ वोटर लिस्ट शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। तब जब चुनाव आयोग के पास में जो दो मुख्य जिम्मेदारी है, वो एक चुनाव करवाना और वोटर लिस्ट बनवाना, और इस दोनों जिम्मेदारी को पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो संविधान के द्वारा उसको मिला हुआ अधिकार है, उसको अगर ये आप बार बार इस चीज पे चैलेंज कर रहे हैं तो सीधे सीधे आप पॉलिटिकल पार्टी एक तरह से इसको गुमराह करते हुए दिख रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय तक, लंबे वक्त तक लगातार, इसके बाद आप देखा कि बंगाल में भी एसआईआर शुरू हुआ, उसके बाद आप देखिए कि दूसरे फेज के एसआईआर में भी 12-14 स्टेट के केंद्र शासित प्रदेश के शुरू हुए। सारे एसआईआर के प्रक्रिया के जितने भी कंप्लेन आते रहे, उस सुप्रीम कोर्ट ने हर एक याचिका को सुना, हर एक को उसमें कुछ ना कुछ वे और देने की कोशिश की। तो इतना विस्तृत फैसला, ये भी एक ऐतिहासिक है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने लगभग एसआईआर के बारे में को लेके और इलेक्शन कमीशन को लेके जितनी भी शंकाएं थी लोगों के मन में उठती थी, सबको खारिज किया था जी। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अब आज आया है निखिल। जनता ने ये फैसला तो बहुत पहले सुना दिया। बिहार के जनता ने ये फैसला सुना दिया कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आप भ्रम फैला रहे थे। बंगाल की जनता ने सुना दिया ममता बनर्जी के पूरे एसआईआर अभियान को, वो कैसे ममता बनर्जी को जवाब दिया है ये टीएमसी के लोग जानते होंगे। केरल के लोग, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि एसआईआर अगर नहीं होता तो फिर हम सत्ता में वापसी आते भी नहीं। तो ये जब एसआईआर के पॉलिटिकल आप जब फॉलोआउट देखते हैं और उस पे एसआईआर पे भ्रम देखते हैं, राहुल गांधी का एजेंडा देखते हैं, तो लगता है कि देश के संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने का जो एक प्रैक्टिस शुरू हुआ है, एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा शुरू हुआ है, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको सटअप कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तरीके से उनको समझाया है कि देश का संविधान, देश की मर्यादा और देश की संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष रूप से काम करती रही हैं और आपको, जनता को संविधान के भी परखनी, उसमें उसकी व्यवस्था देखनी चाहिए कुछ इस तरह के एजेंडा चलाने से पहले।
ठीक बात है। हमारे साथ इस खबर पर बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत समय से दरअसल जब भी ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जाता था तो विपक्ष हमेशा बार बार ये कहता था कि भाई बीजेपी क्यों प्रवक्ता बनी हुई है। क्या आपको लगता है कि एक नैतिक जीत है बीजेपी की इस पूरे मामले पर, और अभी भी जो इसमें एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई थी, एक जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है, उसका अंत होता हुआ शायद दिख नहीं रहा। जिस तरह से कल्याण बनर्जी को हमने सुना कि वो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ बिहार के लिए सीमित है फैसला। निखिल जी, देखिए ऐसा है कि अभी विनोद जी ने बड़ा अच्छा इसमें डिस्क्रिप्शन दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि नैतिक जीत किसी पार्टी की नहीं, ये नैतिक हार है विपक्ष की। कोई पॉलिटिकल हार वो हार जाते हैं, यही वोट का मुद्दा लेके, एसआईआर का मुद्दा लेके बिहार में जाते हैं, वहां जनता इनको मुंह की खानी पड़ जाती, जनता इनको हरा के भगा देती है। सेम यही मुद्दा लेके जाते हैं बंगाल के अंदर, वहां भी ममता बनर्जी का विपक्ष का क्या हाल होता सबको पता है। फिर कुछ दिन के बाद राहुल गांधी क्या लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति लेके आते हैं, जनजी को भड़काना, युवाओं को भड़काना। उनको ये नहीं पता कि देश के जो युवा है वो स्वामी विवेकानंद से प्रेरित हैं, भगवान श्री राम से प्रेरित हैं, गौतम बुद्ध से प्रेरित हैं, वो राहुल गांधी से प्रेरित होने वाले नहीं है। तो मॉरली वहां वो हार जाते हैं। आज उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल हार होती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ और स्पष्ट कह दिया भाई कि संविधान की उसने बहुत अच्छे से एलिबोरेट करके बता दिया कि कौन वोटर होगा कौन नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। और भारत का जो नागरिक होगा वो वोट दे सकता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 324 के और 326 में बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है। ये जो है, अगर एसआईआर इतना बुरा होता तो नेहरू जी के टाइम से 1952 से शुरू हुआ था। एक बार तो नहीं हुआ, राजीव जी के समय हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय हुआ, इंदिरा जी के समय हुआ, नरसिंह राव जी के समय हुआ, अटल जी और के टाइम से लेके मनमोहन सिंह जी के टाइम तक हुआ। ऐसा नहीं कि एसआईआर तो हमेशा एक सतत प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है, अपडेशन, डिलीशन, अपग्रेडेशन, कि जिन लोगों का नाम डुप्लीकेसी उनका नाम इधर उधर कर दिया जाए, जिन लोगों का डेथ हो चुकी उनका नाम हटा दिया जाए, जो लोग 18 साल से ज्यादा हो चुके उनका नाम जोड़ दिया जाए। 2010 के बाद से किसी का नाम हटाया ही नहीं गया था, तब लोगों का नाम जोड़ा ही गया, उसमें किसी का नाम नहीं हटाया गया। तो जब नामों को हटाया गया तो काफी वोटर्स की संख्या कहीं पे कम हुई और कहीं पे जब नाम जोड़ा गया तो उनकी संख्या काफी ज्यादा हुई। तो मैं ये पूर्ण रूप से कहना चाहूंगा कि आज विपक्ष को आईना दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उनकी एक नैतिक हार है, एक नैतिक नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल हार उनको कहा जा सकता है कि वो कहीं मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं है। और ये भ्रम न फैलाए जनता के बीच में कि एसआईआर से कुछ गड़बड़ होता है, क्योंकि इन लोगों की राजनीतिक रोटी केवल भ्रम के आधार पर ही टिकी है, क्योंकि जनता इनको बहुत अच्छे से समझ चुकी है। जी बिल्कुल। हमारे साथ दुष्यंत नागर भी जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर जी, स्वागत है आपका। आज दरअसल अगर इसको देखा जाए, बहुत समय से एसआईआर पर डिबेट होती रही और आप भी कई बार उसमें शामिल रहे हैं दुष्यंत जी। आज आपको लगता है कि ये जो सारे तर्क वितर्क कुतर्क दिए जा रहे थे उस पर वंस फॉर ऑल सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया, और कहीं ना कहीं इसको जिस तरह से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो आप लोगों की नैतिक हार है, जनता ने तो पहले ही हरा दिया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर चीज के लिए इसी तरह से झूठ बोलती है। ये तो पेट्रोल और डीजल की जो मूल्य वृद्धि हुई है उसे भी देश हित में बता रहे हैं, जबकि ऑलरेडी जो तेल कंपनियां हैं वो फायदे में चल रही हैं। लेकिन ये झूठा नैरेटिव फैला है। एसआईआर के लिए कभी कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने उसको असंवैधानिक नहीं कहा। एसआईआर के तरीके पे सवाल था। जो बीएलओ आत्महत्या कर रहे थे काम के दबाव में, उस पे सवाल था। जो आधार कार्ड को लिंक नहीं किया जा रहा था उस पे सवाल था। वो सवाल विपक्ष से उठाए, लेकिन विनोद जी भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उन सवालों का? इन सवालों का सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ दुष्यंत जी? सुप्रीम कोर्ट ने माना, पूर्व की सुनवाई में आधार को जोड़ा गया, आधार को लिंक किया जाए। बीएलओ जो आत्महत्या कर रहे थे उनके ऊपर, जो मृतक वोटर थे, मृतक वोटरों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आई कि उनके नाम डिलीट करे जाए। ये झूठ बोलने लग गए आके विपक्ष। अरे विपक्ष ने सुधार की बात की, विपक्ष सुधार की बात करता रहेगा। विपक्ष किसी से डरने वाला दबने वाला नहीं है। ठीक है। आपको मैं बता दूं बिहार के मैंडेट के बारे में, मिश्रा जी, बिहार का मैंडेट खरीदा हुआ मैंडेट है। 10-10 हजार रुपए खाते में डालने की जरूरत क्यों थी? अगर भारतीय जनता पार्टी एसआईआर पे बात हो रही है सर, एसआईआर पे बात हो रही है। अब किस तरह से जीते, बातें करने लग जाते हैं विपक्ष के ऊपर सवाल उठाते हैं। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर। अनैतिक
पता नहीं, लेकिन ठीक है। मैं चाहता हूं कि अनिरुद्ध प्रताप आप इस बात का जवाब दें। एक तो कह रहे हैं कि हमने तो कभी इसको कहा ही नहीं था कि ये गलत है। अरे भाई, एसआईआर की जो इन्होंने एसआईआर के विरोध में यात्रा निकाला बिहार में, किसने निकाला? राहुल गांधी ने शुरू किया था ना। बाद में तेजस्वी तो कट गए, क्योंकि तेजस्वी को पता चल गया कि क्या हाल होने वाला राहुल गांधी के साथ में। ममता बनर्जी ने खुलेआम विरोध किया एसआईआर में। भाई आप ये समझिए कि वहां पे 7-7 जज को बंधक बना दिया गया बंगाल के अंदर। तो ममता बनर्जी ने एसआईआर का विरोध किया और 10 दिन बाद पता चलता है एसआईआर फॉर्म खुद फिल कर बैठी, क्योंकि इन लोगों को केवल गुमराह करना था। और मैं ये कह रहा हूं कि आप सबकी बात छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता क्या कह रहा, विनोद जी क्या कह रहे हैं, आप कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जज पे तो भरोसा कर सकते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी अच्छी व्याख्या आज कर दी, और इनको कम से कम आज के बाद एसआईआर पे चर्चा बंद कर देना चाहिए। और मैं तो दुष्यंत नागर जी को भाई सलाम करना चाहूंगा, किस तरीके से, किस मुंह से ये कांग्रेस की रोज रोज क्या कहते हैं आके यहाँ पे पैरवी करते हैं। मुझे तो मतलब जबरदस्त तरीके से हम क्या बात कर रहे हैं अनिरुद्ध जी, हम सच बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर के तरीके का विरोध किया। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, कांग्रेस की सरकारों के टाइम में होता रहा। कांग्रेस पार्टी ने ठीक बात कह रहे हैं विनोद जी, ठीक बात कह रहे हैं। एसआईआर बनाई हुई हमारी सरकारों की है। अच्छा, ये वोट चोरी वाला कौन बात लेकर आया था? अपनाया गया, जो सरकारी मशीनरी पर दबाव बना गया कि फला तारीख तक करके दीजिए, जिसके दबाव में कई बीएलओ, कई ने नौकरी छोड़ दी। अच्छा, सिंगल वोटर लेके गए, कोर्ट में गए, कितने लोगों का नाम कटा, कोर्ट में लेके गए? आप बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कितने लोगों का नाम कटा, आप लोग लेके गए, एक सिंगल नाम लेके नहीं गए। दुष्यंत भाई, आप लोग टीवी डिबेट में बैठते हैं और सोशल मीडिया पे र्यूमर फैलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट सिंगल लोगों को लेके नहीं गए आप लोग। सुनवाई के दौरान उपस्थित किया, उनका खड़ा कर दिया, पता चला कि वोटर ही नहीं थे वो। नाम कटा हुआ था। 15 लोगों का लेके गए और जब मीडिया ने पूछने लगा तो वोटर ही नहीं निकले। वो कैसे? नहीं, देखिए इस चर्चा में नहीं जाते हैं, इस चर्चा में इसलिए नहीं जा रहे हैं, इस चर्चा में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई डायरेक्शन नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई डायरेक्शन नहीं दिया और वो लोग एक बार आए, दोबारा आए नहीं। तीसरी बात मैं ये भी कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज वंस फॉर ऑल कह दिया कि ये जिसको, और ये प्रश्न उठाया गया था अदालत में कि एसआईआर की जरूरत क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा। सुन तो लीजिए, जो अदालत का फैसला आया उसने साफ तौर पर कह दिया। समय समय पे होती रही। नहीं, तो तब आप कहां कह रहे थे? आपने कहा कि जी पिछली बार वाले को आप लोग ही बैठे थे, आप लोग ही बैठकर इस डिबेट में कहते थे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देना चाहिए, तब क्यों नहीं एसआईआर हुआ था? लेकिन बातें बहुत हुई थी, तो आप यू टर्न तो कम से कम नहीं मार सकते। लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल का भी कुछ हाल ले लें। आपके पास आ रहे दुष्यंत नागर जी, पश्चिम बंगाल का भी कुछ हाल आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है और उसके बाद जो परिणाम आया है, तो वहां पर किस तरह से भगदड़ है और किस तरह से अब बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर भाग रहे हैं, ये भी हमारे संवाददाता ने जाकर बात की है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। सॉल्ट लेक थे जी। सॉल्ट लेक, कोलकाता के सॉल्ट लेक। क्या काम करते थे वहाँ पे? वो उधर कूड़ा का काम करते थे। कहाँ थे आप लोग? हावड़ा क्या काम करते थे भैया? ट्रैक पे काम करते थे। ट्रक ड्राइवर थे। कितने साल से? ट्रक ड्राइवर नहीं था, हेल्पर था। ट्रक में हेल्पर थे। कितने साल से काम करते थे? 5-6 साल 7 साल हो गया। 5 साल हो गया? 5 साल हो गया। तो वोट दिए? वोटर कार्ड में नाम था? तो अभी क्यों गए, क्यों जा रहे हैं? अभी हम लोगों का परमिशन नहीं दे रहा है, इसलिए चला जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बांग्लादेश। क्यों जा रहे हैं? দেশে অভাবের জন্য আসছিলাম, এখন সরকার চলে যেতে বলছিল, চলে যাচ্ছি। गार्डन रिच में थे, 30 साल से थे, तो 30 साल से क्या काम करते थे वहाँ पे? जो काम मिलता है लेबर का वही करने जाते। सब करते थे? लेबर का। 30 साल में तो सब कुछ बन गया, राशन कार्ड बन गया, वोटर कार्ड बन गया, आधार कार्ड बन गया। अब माँ बाप का डॉक्यूमेंट लगेगा तब तो बनेगा। बाप बचपन क्या बोल रहे हो? 30 साल से यहाँ पे थे और राशन वोटर आधार नहीं था? आधार कार्ड है। अरे मान भी लीजिए था। तो हमारे संवाददाता ने बातचीत की इन लोगों से जो पहले यहाँ पर वर्षों से रुके हुए थे, ये घुसपैठिए थे और ये अब भाग रहे हैं बॉर्डर्स की तरफ, बांग्लादेश वापस भाग रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में अनिरुद्ध प्रताप सिंह, दुष्यंत नागर, विनोद मिश्रा और विकास सारथी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से वापस इनके पास आते हैं। विनोद जी आपके पास आएंगे पहले और उसके बाद फिर बाकी मेहमानों के पास जाएंगे, इसलिए भी
कि अभी तक जो लोग कह रहे थे, और खासतौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर के, कि ये सब मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको वोटर लिस्ट से डिलीट किया जा रहा है, पूरा एक जो बवाल हुआ और राजनीतिक रूप से उसको पूरे प्रदेश को मथने की कोशिश की गई, उसको लेकर के आज सच्चाई सामने आ रही है। निखिल, आपने ये जो बंगाल बॉर्डर का, जो हकीमपुर बॉर्डर पे जो अभी हजारों लोग जमा हुए हैं और ये कल से ये तादाद और बढ़ती जा रही है, ये आपने कुछ बाइट सुना के कम से कम कांग्रेस पार्टी और कम से कम नागर साहब की आंखें तो जरूर खुल गई होगी। नागर साहब, ये एसआईआर इम्पैक्ट है, ये एसआईआर इम्पैक्ट आपको सुनाया गया है, ये एसआईआर इम्पैक्ट आपको दिखाया गया है कि वो बांग्लादेश के रहने वाले लोग, वो अवैध जो घुसपैठ करके आए थे, बरसों से रह रहे थे, अगर एसआईआर नहीं होता तो ये सारे वोटर्स थे। एसआईआर ने उनको बता दिया और इसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई है तो ये देखिए कि डिटेंशन सेंटर जाने से पहले वो सीधे अपने अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। ये होता है इम्पैक्ट, ये होता है कानून, और ये होता है फैसला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर से जितने भी लोगों के नाम हटे हैं, चूंकि चुनाव आयोग का काम नहीं है कि किसी को बताना ये बांग्लादेशी है या घुसपैठिया है, चुनाव आयोग ने बताया ये सिटीजन नहीं है, तो चुनाव आयोग के अब वो जितनी भी रिपोर्ट है वो इलेक्शन, सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम या सेंट्रल गवर्नमेंट को आप भेजिए, कि अब उनका काम है कि वो देखें कि ये कौन लोग हैं। ठीक है, और ये इतनी बड़ी चीजें होती रही है, और आप लोग बरसों से, 23 साल के बाद बंगाल में एसआईआर हुआ है, 22 साल के बाद बिहार में एसआईआर हुआ था, क्या मजाक बना के रखा था इस देश को आपने, एक देश को एक सराय बना के छोड़ा था, और इसके बाद भी आप लोग इस तरह की दलील देते हैं और यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। दुष्यंत नागर जी, अरे 22 साल से बिहार में किसकी सरकार? अरे दुष्यंत नागर जी, सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए सर। आप अगर एसआईआर नहीं हुआ तो उसके लिए भाजपा दोषी है। दुष्यंत नागर जी, सवाल तो सुन लीजिए। दुष्यंत नागर जी, मैं, ठीक है, अपनी बात आप कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इसके पहले आप ही लोग सारे कहते थे कि भाई ये तो वोट चोरी हो रही है, जेन्युइन वोटर्स काटे जा रहे हैं। अभी आपने जो वो देखी है, जो बाइट्स, यहाँ पर जो साउंड बाइट्स और हमने दृश्य दिखाए हैं कि किस तरह से वो भीड़ लगी और घुसपैठिए भाग रहे हैं, अब तो कम से कम कहिए कि हाँ कुछ गलत हो रहा था। निखिल जी, गलत भाजपा कर रही थी। आदरणीय मनमोहन सिंह की 10 वर्ष के कार्यकाल में आप संख्या देख लीजिए, कितने बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया भारत सरकार ने, और भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष के आंकड़े को देख लीजिए, दोनों का मिलान कर लीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन सबको रोक रखा था? 10 गुने का अंतर है। कांग्रेस के समय में 2.5 लाख से अधिक लोगों को सीमा पार वापस भेजा गया, और जबकि भाजपा के कार्यकाल में मात्र कुछ हजारों को। तो ये भाजपा की विफलता है, इसको आप कांग्रेस के गले में क्यों डाल रहे हैं? ये आंकड़ों को चेक करना चाहिए। भाजपा जानबूझ के ऐसे संवेदनशील मुद्दों को खड़ा करती है, डिबेट करती है, जो लोगों के दिल को छू जाए, जिसपे वोट का ध्रुवीकरण हो सके। नहीं, इसमें वोट ध्रुवीकरण की कौन सी बात है? दिल छूने की कौन सी बात है? सामने लोग जो है लेके सामान भाग रहे हैं, सर पे पांव रख के भागे फिरे हुए हैं, डिटेंशन सेंटर में ना जाना पड़े। आप कह रहे दिल को छूने वाली बात, बांटने वाली बात कहां से आ गई दुष्यंत जी? और उसके लिए विपक्ष जिम्मेवार है, ये नैरेटिव बनाते हैं ये लोग। अरे कौन सा नैरेटिव? मैं तो वही बार बार आपसे कह रहा हूं कि सामने देखिए ना, लोग सर पे पांव रख के भाग रहे हैं। आप कह रहे नैरेटिव बनाना, नैरेटिव तो वो चीज बनाई जाती है जो हो ना। सरकार पिछले 12 वर्ष से थी, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं भगाया? डिपोर्ट करना केंद्र सरकार का पहले क्यों नहीं भगाया? ठीक है, पहले क्यों नहीं भगाया? वो जो बाढ़ अभी लग रही है, मैं इस पे जवाब नहीं दूंगा। अनिरुद्ध प्रताप सिंह ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बीजेपी की गलती है। देखिए, दुष्यंत जी ने अपने ही बातों में 2 गजब की चीज कह दी। एक तो इन्होंने मान लिया कि हाँ घुसपैठ थी, और दूसरा इन्होंने मान लिया कि घुसपैठ सबसे बड़ी समस्या थी जो लोगों के, भारतीय लोगों के दिल को छू जाती थी। इन्होंने दोनों बात मान ली। घुसपैठ, आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद घुसपैठ आसाम में बिल्कुल बंद हो गया। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, घुसपैठ बिल्कुल बंद हो गया। और बंगाल को सच बताऊं, बंगाल की जरूरत भारतीय जनता पार्टी या किसी आम, ये देश की सुरक्षा के लिए बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आना बहुत जरूरी था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद देखिए क्या हाल हो रहा है। घुसपैठिए लोग किस तरीके से भागते चले जा रहे हैं। लोग ये कहते थे कि चुनावी मुद्दा लेके केवल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। घुसपैठ कहां से कहां इन्वेजन होता था। वो बंगाल से घुस के चले आते थे, बिहार के सीमांचल तक चले आते थे, दिल्ली चले आते। सैफ अली खान के घर पे सैफ अली खान के ऊपर वार हो गया और पता चला बांग्लादेशी घुसपैठिया था। कहां से कहां तक वो लोग, और आधार कार्ड कौन देता था,
फर्जी वोटर क्योंकि सारा इंडोर्स स्टेट गवर्नमेंट करती थी। स्टेट गवर्नमेंट ममता बनर्जी चला रही थी उस टाइम पर। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी शासन था इतने सालों से, और किस तरीके से घुसपैठिए वहां पे पोषित किए गए और पूरे भारत में चले आए। तो दुष्यंत नागर तो खुद ही मान रहे हैं ना कि घुसपैठिए सबसे बड़ी समस्या थी, और घुसपैठी थे तभी तो मनमोहन सिंह सरकार में बाहर गए। तो 1971 के बाद घुसपैठे जबरदस्त बढ़ते चले गए भारत के अंदर, और विपक्ष के लोगों ने जबरदस्त तरीके से उनको इंडोर्स किया। ठीक है, उनको सर आंखों पे बैठाया। ठीक है, विकास मैं आऊंगा विकास सारथी के पास जाएंगे। विकास सारथी के पास, अरे सुन तो लीजिए, आपके एक सवाल का जवाब मैं विकास सारथी से लेना चाहता हूं। दुष्यंत नागर जी, आपके एक सवाल का जवाब जो शुरू में आपने कहा था, मैं विकास सारथी को से लेना चाहता हूं। विकास सारथी, बहुत संक्षेप में मैं ये जानना चाहता हूं कि इन पार्टीज का पहले क्या स्टैंड था कोर्ट में, और आज अदालत का जो फैसला आया है, क्योंकि बाद में जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमने तो कभी कहा ही नहीं कि एसआईआर मत कराइए। दरअसल ये तो कोई कह भी नहीं सकता था कि एसआईआर मत कराइए, लेकिन जिस तरह से उसमें लैकुनास ढूंढे गए, क्या ये इतना ही सीधा है? सीधे तरीके से इसको देखा जाना चाहिए? देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट में देखें तो ज्यादातर जो विरोध हुआ था जब बिहार का जब मामला शुरू हुआ था, तभी तृणमूल कांग्रेस के सभी काफी सांसद वहां पहुंच गए थे याचिका लेकर के। उसमें आरजेडी के एमपी भी थे, यूपी को लेकर के कांग्रेस के एमपी ने फाइल किया था। तो नेता तो सभी विपक्षी दलों के लगभग अलग अलग राज्यों में इसको लेकर के विरोध करते नजर आए। केरल को लेकर के अलग पार्टी पहुंची थी, आईयूएमएल वगैरह पहुंचे थे एसआईआर के विरोध में। तो अपोजिशन जहां जिस स्टेट में जो बड़ा था वो वहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। बिहार के मामले से ही ये चीज शुरू हो गई थी, और बाद में जब देखा गया कि साफ हो गया था कि चुनाव आयोग देश भर में हर राज्य में कराएगा, तो अब ये एक फैसला आ गया है जिसमें एसआईआर को सैद्धांतिक तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट से मोहर मिल गई है। प्रोसीजर जो है इलेक्शन कमीशन का, उसको भी अप्रूव कर दिया गया है, और कुछ डायरेक्शन सिर्फ बिहार के लिए हैं, लेकिन वो बहुत कम डायरेक्शन हैं ऐसी। ओवरऑल ये पूरे एसआईआर को लेकर के एक फैसला है। जी, ओवरऑल एसआईआर को लेकर के फैसला है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, अनिरुद्ध जी आपका, दुष्यंत नागर जी, विनोद जी और विकास आपका भी शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो म्यूजिकल चेयर इन कर्नाटका, इस पर बहस करेंगे।